हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आशुतोष सिंह एक बार फिर से गुरुकुल के इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आशा है कि आप लोग भी काफ़ी अच्छे होंगे। और आज जो मैं चर्चा यहां पर करने जा रहा हूं वो पिछला जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था उसी के आगे ही हम आपको लेकर के चलेंगे। और आज का जो विषय होगा वो राष्ट्रीय आंदोलन से ही होगा और उस राष्ट्रीय आंदोलन के हम आपको कारण बताएंगे, उसका चरण आपको बताया जाएगा और राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित करने वाले कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं थीं, इस पर चर्चा की जाएंगी। तो आइए हम राष्ट्रीय आंदोलन के विषय में चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन, आंदोलन देखिए, अब इसमें सबसे पहले आपको ये जानना है कि ये राष्ट्रीय आंदोलन होता क्या है। तो आप बताइएगा कि एक निश्चित भौगोलिक सीमा के अंतर्गत जहां पर एक सामूहिक विचारधारा हो, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हर प्रकार की समानता हो और अपने व्यक्तिगत हित से ऊपर उठ करके जब लोग एक निश्चित भौगोलिक सीमा के अंतर्गत रह करके लोग आंदोलन करते हैं तो ऐसे आंदोलन को हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो राष्ट्रीय आंदोलन में व्यक्तिगत विचारधारा कम होती है, सामूहिक विचारधारा ज़्यादा होती, असमानता कम होती है और समानता अधिक होती है। और इसमें सामाजिक समानता भी आ जाएगी, आर्थिक भी आ जाएगी, राजनीतिक भी आ जाएगी, साहित्यिक भी आ जाएगी। और एक समूह में हो करके अपने एक निश्चित भौगोलिक सीमा के अंतर्गत अगर आगे बढ़ेंगे तो ये मान लिया जाएगा कि ये राष्ट्र की लड़ाई है, ये राष्ट्रीय आंदोलन है। और राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ा परिवर्तन होता है, इसमें छोटे परिवर्तन की संभावनाएं कम होती हैं और एक बड़ा संगठन होता है, एक बड़ी विचारधारा इसमें जुड़ती है। अब इसमें आपको ये देखना है कि ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई थी जिसमें लोग राष्ट्रीय आंदोलन करने के लिए प्रभावित हुए थे, अर्थात आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन के कारण। तो आइए हम कारणों पर चर्चा करते हैं। देखिए, इसमें राष्ट्रीय आंदोलन के कारण, तो कारण पर जब आप जाएंगे, अब बात राष्ट्र की है, बात एक निश्चित भौगोलिक सीमा की है और उसके आंदोलन की विषय वस्तु की बात है। तो इसमें आंदोलन को लेकर के मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि कारण एक नहीं होते हैं बल्कि अनेक कारण होते हैं। और अनेक कारणों में जैसे सबसे पहले आप बताएंगे ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियां, ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियां, आर्थिक नीतियां। दूसरा जो कारण है, दूसरा कारण भारत का राजनीतिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक एकीकरण, प्रशासनिक तथा आर्थिक एकीकरण। और तीसरा धार्मिक तथा सामाजिक आंदोलन। चौथा है पाश्चात्य शिक्षा, जिसको हम लोग मॉडर्न एजुकेशन कहते हैं। पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार। और अगला है, पांचवा है मध्यम वर्गों का उदय, मध्यम वर्गों का उदय। और अगला जो है समाचार
पत्रों का उदय, जिसको राष्ट्रीय प्रेस कह सकते हैं, समाचार पत्रों का उदय, और सातवां है तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण। तो ये 7 कारण आप बता सकते हैं। तो इससे ये समझ में आ गया कि राष्ट्रीय आंदोलन के एक कारण नहीं थे बल्कि अनेक कारण थे। अब देखिए, इसमें आर्थिक नीतियां जिम्मेदार हैं, भारत का राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक एकीकरण है, तीसरा धार्मिक तथा सामाजिक आंदोलन है, चौथा आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार है, और पांचवा है मध्यम वर्गों का उदय, और छठा है समाचार पत्रों का उदय, और सातवां है तात्कालिक कारण। अब इन्हीं पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब आइए इस पर एक एक करके चर्चा हम लोग करते हैं। तो देखिए, हमने सबसे पहले चर्चा किया था ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों को लेकर, आर्थिक नीतियां। और जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि जब ब्रिटिश सरकार ने भारत पर अधिकार किया था तो उस समय हम लोग आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़े हुए थे, और उस समय हम लोग खाद्यान्न फसलों पर ज़्यादा फोकस करते थे, अर्थात हमारे भारत में किसी प्रकार की कोई आर्थिक समस्या नहीं थी। लेकिन जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज़ों ने अपने आर्थिक नीतियों से हम लोगों को प्रभावित किया, नकदी फसल पर अधिक ध्यान दिया और कच्चे माल पर अधिक फोकस किया गया, और कहीं न कहीं उन्होंने हमारे बुनकरों को, किसानों को अपनी नीतियों से प्रभावित हुआ। और जब से इनकी आर्थिक नीतियां लागू हुई तो नए नए तरीके अपनाए गए, और इन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था के माध्यम से, जमींदारी व्यवस्था के माध्यम से, या महलवाड़ी व्यवस्था के माध्यम से, या जिस तरीके से भारत को एक बाजार बनाने का ज़बरदस्त इन्होंने प्रयास किया था, और भारतीय वस्तुओं में अपने जो भी उनके प्रोडक्ट होते थे वो ला करके भारत में बेचते थे, तो उनकी आर्थिक नीतियों ने उनको ही फ़ायदा पहुंचाया, हमारे किसानों को या बुनकरों को फ़ायदा इसमें कम पहुंचा था। तो इसलिए लोग ये समझ चुके थे, चाहे हमारे किसान हों, चाहे मजदूर हों, चाहे बुनकर हों, उनको ये लगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था या जो जमींदारी व्यवस्था है, इससे अंग्रेज़ों का ही भला हो रहा है, उससे भारत के किसी भी लोगों का कोई भला नहीं हो रहा है। और हमारे बुनकरों के हस्तशिल्प उद्योग जिस तरीके से तोड़ दिए गए, उनको नुकसान पहुंचाया गया, उन पर बड़े बड़े कर लगाए गए, और उनके प्रोडक्ट को बेचने पर कहीं न कहीं प्रतिबंध लगाया गया, और अपने ही वस्तुओं को ज़्यादा भरोसेमंद माना उन्होंने, भारत को एक बाजार बना दिया। अर्थात भारत जो था वो विक्रेता था, अंग्रेज़ों के आ जाने से वो भारत जो बेचने वाला था वो खरीदने वाला हो चुका था। तो इससे ये सब लोग समझने लगे थे कि यदि अंग्रेज इस तरीके से भारत पर शासन करेंगे तो कहीं न कहीं भारत का ही नुकसान होगा, इससे अंग्रेज़ों को ही फ़ायदा होगा। और इतना बड़ा फ़ायदा होगा कि पूरी दुनिया में सबसे पहले यदि औद्योगिक क्रांति आई थी तो ब्रिटेन में आई थी, और दादा भाई नौरोजी का नाम आपने सुना ही होगा। उन्होंने इसी मसले को लेकर के एक सिद्धांत दिया था जिसको ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत कहा जाता है। ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत कह सकते हैं। और उसमें ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो सिद्धांत था, और उस सिद्धांत में जिसको हम लोग हिंदी में धन के निष्कासन का सिद्धांत कहते हैं, धन के निष्कासन का सिद्धांत कहते हैं। अर्थात जो कच्चा माल होता था, जो रॉ मटेरियल होता था, वो भारत का होता था, और यहीं से ले जा करके उसको मॉडिफाई करके और ला करके भारत में ही बेचते थे। तो भारत का ही माल है और भारत में ही लाके बेचा जा रहा है, उसका प्रतिफल भारत को कुछ नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए दादा भाई नौरोजी ने कहा कि भारत की ही चीज़ों को ला करके भारत में बेचा जा रहा है, और भारत का पैसा जो है वो ब्रिटेन चला जा रहा है। तो इस सिद्धांत को ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत कहा जाता है। एक अंग्रेज अधिकारी था जॉन सुलीवान, उसने कहा था कि मेरी प्रणाली जो है वो स्पंज प्रणाली की तरह काम करती है, हुगली नदी से लेके जाती है और टेम्स नदी में ले जा करके निचोड़ देती है। अर्थात हमारा कच्चा माल वो
हुगली बंदरगाह से जाता था और टेम्स नदी में ले जा करके उसको उतार दिया जाता था, अर्थात हमारे ही रॉ मटेरियल को ला करके भारत में वो लोग बेचते थे। तो इनकी जो भी आर्थिक नीतियां थीं उससे हमारे किसी भारतीयों का कोई भी फायदा नहीं हुआ। तो लोग ये समझने लगे थे कि अगर हम इसको ले करके जवाब नहीं देंगे, अगर इसको लेकर के हम आंदोलन नहीं करेंगे तो इससे कहीं ना कहीं हमारा बड़ा नुकसान होगा। तो कुल मिलाकर के जो इनकी आर्थिक नीतियां थीं वो नीतियां कम थीं, आर्थिक शोषण ज़्यादा था। अब दूसरा जो हमने अभी आपको बताया था, दूसरा जो कारण था वो आप कह सकते हैं कि भारत का राजनीतिक प्रशासनिक तथा आर्थिक एकीकरण। तो देखिए, जब अंग्रेज नहीं आए थे तो अंग्रेजों के बाद कहीं न कहीं हमारे अंदर, अंग्रेजों के आने के पहले भारत में कहीं न कहीं क्षेत्रीय विचारधारा या स्थानीय विचारधारा भारी पड़ रही थी। और इनके आ जाने से कहीं न कहीं जिस तरीके से ये इंडिया गवर्नमेंट एक्ट 1935 में भारतीय संघवाद का निर्माण किया था, अर्थात अखिल भारतीय संघ की स्थापना 1935 में जिस तरीके से अंग्रेजों ने किया था, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे प्रशासनिक हो, चाहे आर्थिक हो, तो क्षेत्रीय विचारधारा को तोड़ते हुए ये प्रांतीय विचारधारा में आया और प्रांतीय विचारधारा से सीधे ये राष्ट्रीय विचारधारा की तरफ आगे बढ़ गए थे। तो इनका जो शासन था, अंग्रेजों का शासन जो था वो पूर्व में असम तक था और उत्तर में इनका शासन जो था हिमालय तक था और पश्चिम में पाकिस्तान के खैबर दर्रे तक था और दक्षिण में कन्याकुमारी तक था। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि मौर्यों के जाने के बाद और भारत में कहीं न कहीं समस्या का सामना हुआ है और भारत एक ना होकर के विकेंद्रीकरण में विभाजित हो गया था। फिर मुगल लोग आए और मुगलों ने भी भारत को एक किया था। उससे पहले कुछ हद तक सुल्तानों ने ही भारत को एक करने का प्रयास किया था, लेकिन मुगलों की सत्ता समाप्त होने के बाद अर्थात उत्तर मुगल काल में भारत एक बार फिर से विकेंद्रीकरण की ओर, क्षेत्रीयता की ओर, या कहीं न कहीं वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो रहा था। लेकिन इस ब्रिटिश जब आए तो उन्होंने अपनी बड़ी विचारधारा से, हालांकि भारत के हित के लिए नहीं बल्कि उन्होंने अपने ही हित के लिए भारत पर साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए और भारत को एक बार फिर से एक करने का प्रयास किया और इतना ज़्यादा इसका विस्तार किया कि शायद उतना बड़ा शासन जितना अंग्रेजों का था उतना ना तो अकबर का था और हो सकता है कि उतना बड़ा शासन अशोक का भी शायद नहीं था, क्योंकि अंग्रेजों का शासन बहुत बड़ा था, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो। क्योंकि कुछ क्षेत्रों में इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से शासन किया था, जैसे देसी रियासतें थीं तो लगभग जो 600 देसी रियासतें थीं वहाँ पर इनका अप्रत्यक्ष रूप से शासन था, क्योंकि राजा कोई भी हो वो स्वतंत्र होकर के शासन नहीं कर रहे थे। तो भारत की 33% जनसंख्या वो रियासतों के अंतर्गत ही थी और उस पर भी अप्रत्यक्ष रूप से अधीनता किसकी थी? अंग्रेजों की थी। तो इनका जो शासन था, मैंने जैसे पहले ही बता दिया कि असम से लेकर के पूर्व में उत्तर में हिमालय तक है, पश्चिम में खैबर दर्रे से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। तो इससे भारत के समस्त जो भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग थे उनको धीरे धीरे ये पता चल रहा था कि भारत अनेक नहीं है, वो भौगोलिक रूप से अनेक ना होकर के बल्कि एकता में बंधा हुआ है। तो ये जो छोटी विचारधारा थी क्षेत्रीय स्तर की, अब वो छोटी विचारधारा धीरे धीरे, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे भौगोलिक हो, चाहे सामाजिक हो, वो कहीं न कहीं अनेकता में नहीं बल्कि एकता में
आगे बढ़ रही थी, तो इसको ऐसा करने के लिए जो क्रेडिट दिया जाता है कुछ इतिहासकारों के द्वारा, वो अंग्रेजों को दिया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत इससे पहले एक नहीं था, मुगलों ने भी एक किया था, कुछ हद तक सुल्तानों के समय भी था, फिर हमारे अशोक ने भी उसको एक किया था, लेकिन एक भारत कम रहा है और अनेकता में भारत ज़्यादा रहा है। तो पिछले कई वर्षों के बाद अंग्रेजों ने फिर से भारत को भौगोलिक रूप से एक किया है, और जब भारत जब भौगोलिक रूप से एक हुआ है तो स्वाभाविक है कि वह क्षेत्र सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से धीरे धीरे एक हो ही जाता है। अब यहाँ पर प्रशासनिक एकीकरण किया, अर्थात प्रशासन में बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्तियां हुई, और वो ऐसे अधिकारी थे जो क्षेत्र से, जाति से, समाज से ऊपर उठ करके भारत के लिए काम करने वाले लोग थे। इसमें आप ये कह सकते हैं कि चाहे वो रेलवे की शुरुआत हो, चाहे डाक व्यवस्था हो, चाहे संचार व्यवस्था हो, तो डाक के आ जाने से, रेल के आ जाने से या संचार माध्यमों के आ जाने से कहीं न कहीं भारत जो था, भारत के जो लोग थे वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में उनकी विचारधारा गई, लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गए। तो ट्रेन के आ जाने से, तकनीक के आ जाने से, साइंस के आ जाने से कहीं न कहीं भारत का विस्तार हुआ, लोग राष्ट्र की ओर बढ़े, और जब प्रशासनिक या आर्थिक एकीकरण होता है तो स्वाभाविक है कि भारत में वो क्षेत्रीय आंदोलन ना होकर के बल्कि वो राष्ट्रीय आंदोलन भी हो ही जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर भारत में राष्ट्रीय आंदोलन हुआ है तो स्वाभाविक है कि इसमें प्रशासनिक अधिकारी भी जिम्मेदार हैं, इसमें आर्थिक नीतियां भी, एकीकरण भी जिम्मेदार है, और आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से डाक व्यवस्था या रेल की व्यवस्था या संचार व्यवस्था लॉर्ड डलहौजी के समय लागू हुई है, एकीकरण किया गया है, तो उससे भी कहीं न कहीं फायदा पहुंचा है। अब अगला है तीसरा जो है एकीकरण में ही देखा जाए आंदोलन में, तो तीसरा आप कह सकते हैं 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक आंदोलन तो देखिए, आपने सुना होगा कि भारत में 19वीं शताब्दी में जो सामाजिक और धार्मिक आंदोलन हुआ था उसके लिए कई लोग जिम्मेदार माने जाते हैं। सबसे पहले जो नाम आता है वो राजा राम मोहन राय का नाम आता है, फिर विवेकानंद हो गए, इनका भी नाम आता है, और विवेकानंद के बाद जैसे उनसे पहले ही कह लीजिए दयानंद सरस्वती हैं, दयानंद सरस्वती का नाम आता है, सरस्वती हो गए। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो विवियन डेरेजियो हो गए, विवियन डेरेजियो, और केशव चंद्र सेन हो गए, केशव चंद्र सेन हो गए, या जैसे इसके अतिरिक्त महागोविंद रनाडे हो गए। तो इन लोगों ने सामाजिक रूप से और धार्मिक रूप से भारत को एक करने में एक बड़ा अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। जैसे 19वीं शताब्दी से पहले हमारे यहाँ तमाम प्रकार की बुरी रीतियाँ चल रही थी, कुरीतियाँ चल रही थी, जैसे सती प्रथा हो गया, सती प्रथा हो गया, पर्दा प्रथा हो गया, पर्दा प्रथा हो गया, जाति प्रथा हो गया, जाति प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया। तो इन सबको दूर किया गया, इसके लिए आंदोलन चलाया गया, और ये सब सारी चीज़ें जो थी उनको ख़त्म किया गया। और जब आप बुरी रीतियों को समाप्त करते हैं तो इससे कहीं न कहीं विचारधारा जो होती है वो क्षेत्रीय स्तर से आ करके राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचती है। तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से जात प्रथा को भी कमज़ोर करने का प्रयास किया गया था। सती प्रथा को 1829 में अधिनियम 17 के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। तो जब आप पर्दा प्रथा को
कमज़ोर किए, जाति प्रथा को कमज़ोर किए, पुरोहितवाद को कमज़ोर किया, धार्मिक आडंबर पर प्रहार किया। तो जब छोटी छोटी विचारधाराएं जो थी, हमारी गलत विचारधाराएं थी, जब वो दूर हुई तो लोग राष्ट्र की ओर बढ़े, राष्ट्रीय विचारधारा की ओर बढ़े। तो इसमें सबसे पहले जो नाम आता है, भारत में पुनर्जागरण का जो पिता है, राष्ट्रवाद का जो दूत है, उसमें आप बता सकते हैं कि सबसे पहले राजा राम मोहन राय का नाम आता है। और उसके बाद फिर विवेकानंद भी थे। तो विवेकानंद ने भी कहा था कि कमजोरी पाप है, कमजोरी मौत है, हे भगवान हमारा देश कब आज़ाद होगा। तो इस तरीके के स्टेटमेंट ने भी भारत के आंदोलन को आगे ले जाने के लिए एक सफल प्रयास किया था। दयानंद सरस्वती ने भी कहा था। दयानंद सरस्वती पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनका मानना था कि भारत भारतीयों के लिए है, और इन्होंने ही कहा था कि भारत एक विशिष्ट भूमि है, वेद जो है ईश्वरीय ज्ञान है। तो एक स्वदेशी शब्द का प्रयोग, एक जो देश प्रेम की भावना है, वो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के द्वारा भारत के सामने रखा था और अंग्रेजों पर प्रहार भी किया था। तो आर्य समाज हो गया, चाहे प्रार्थना समाज हो गया, चाहे ब्रह्म समाज हो गया, इन सब ने भारत की संस्कृति को, भारत की भावना को बचाने का काम किया। और जो भारत की बुराइयां थीं उसको, चाहे सामाजिक बुराई हो, चाहे धार्मिक बुराई हो, चाहे सांस्कृतिक बुराई हो, उसको इन लोगों ने दूर करने का प्रयास किया था। तो इसमें भारत में लोगों ने जो आंदोलन किया है, तो पहले वो सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से एक हुए हैं। और जब व्यक्ति सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से एक हो जाता है तो राष्ट्रीय रूप से भी वो आगे बढ़ना शुरू कर देता है। और जब वो आगे बढ़ता है तो आंदोलन कहलाता है। तो भारत में अगर राष्ट्रीय आंदोलन हुआ है तो उसके लिए राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, मतलब पूरे दावे के साथ उनका नाम ले सकते हैं। अगर ये लोग ना होते तो अपने कल्चर को बचाना इतना आसान नहीं था। लेकिन आपका कल्चर तभी बचेगा जब आपके कल्चर में किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं होगी। और जब आप में बुराई नहीं होगी तो कोई भी आपके समाज पर, आपके धर्म पर, आपकी अर्थव्यवस्था पर अटैक करने में 10 बार सोचेगा, और फिर उसमें कहीं न कहीं आपका बचाव करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो हमने अपनी बुराइयों को दूर किया, और जब हमारी बुराई दूर हुई है तो हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन के लिए ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़े हैं। तो इसमें इन लोगों का भी एक बड़ा योगदान माना जाता है। जैसा कि विवेकानंद ने ही कहा था कि कमजोरी पाप है, कमजोरी मौत है, हे भगवान हमारा देश कब आज़ाद होगा। इस तरीके का स्टेटमेंट अगर आपके सामने आएगा तो आप भी कहीं न कहीं, अगर नौजवान हैं तो चाहे वो परिवार की बात हो, चाहे समाज की बात हो, चाहे देश की बात हो, इसको लेकर के बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। और आपका मुकाबला करने वाला कोई भी जल्दी होगा नहीं, अगर होगा भी तो उसको पीछे हटने के लिए आप मजबूर कर ही देंगे। तो ये सब भारत के लोग थे और इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को जगाने का एक बड़ा प्रयास किया था। अब अगला जो मैंने बताया था, इसके बाद आप कह सकते हैं चौथा जो कारण था वो पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार। पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार, पाश्चात्य शिक्षा, या आप इसको जो है मॉडर्न एजुकेशन भी कह सकते हैं, आधुनिक शिक्षा। आधुनिक शिक्षा जैसे जब मुगलों की सत्ता थी या सुल्तानों की सत्ता थी, या प्राचीन भारत में कहीं न कहीं धार्मिक शिक्षा पर ज़्यादा फोकस होता था। धार्मिक शिक्षा दी जाती थी और उसमें जो लोकल भाषा थी वो संस्कृत थी या अरबी थी या फारसी का प्रयोग किया जाता था। तो जो जैसे अरबी हो गया, फारसी हो गया, अरबी हो गया, संस्कृत हो गया, ये स्थानीय शिक्षा से जुड़ी हुई थी। और स्थानीय शिक्षा ज़्यादातर जो होती थी वो धार्मिक शिक्षा से प्रभावित होती थी। लेकिन आप जानते होंगे कि धार्मिक शिक्षा से व्यक्ति का नैतिक विकास हो सकता है, लेकिन उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। और जीवन को उपयोगी बनाने वाली जो शिक्षा होती है वही सबसे बेहतर शिक्षा होती है। और उसमें तर्कवाद भी होता है, विज्ञानवाद भी होता है, लोकतंत्रवाद भी होता है, धर्मनिरपेक्षता भी होती है। तो हमारी जो शिक्षा थी वो प्राचीन काल की हो चाहे मध्यकाल की शिक्षा हो, तो अंग्रेजों के आने से पहले हमारी शिक्षा ज़्यादातर प्राचीन शिक्षा पर आधारित थी, जिसमें धर्म की भावना, स्थानीय भावना या भाषा की भावना अधिक होती थी। तो जब हम
पाश्चात्य शिक्षा से जुड़े, आधुनिक शिक्षा से जुड़े, आधुनिक विचारकों से जुड़े। और आधुनिक विचारकों में जैसे नाम आप ले सकते हैं, जैसे वॉल्टेयर हुए, इनको पढ़ा हमने, इनकी किताबों को, स्पेंसर को पढ़ा, या रूसो को पढ़ा, रूसो को भी हमने पढ़ा, और मैजिनी को भी पढ़ा। मैजिनी को तो लाला लाजपत राय ने अपना गुरु मान लिया था। तो रूसो हो गए, स्पेंसर हो गए, वॉल्टेयर हो गए, लेनिन हो गए, तो इन सबको पढ़ा गया। अर्थात यूरोपीय साहित्य को पढ़ा गया, और यूरोपीय साहित्य को पढ़ने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि बगैर विज्ञान के, बगैर तर्क के, बगैर लोकतांत्रिक विचारधारा के भारत का विकास नहीं होने वाला है। तो पाश्चात्य शिक्षा से हमको विज्ञान के बारे में पता चला, तर्क के बारे में पता चला, लोकतंत्र के बारे में पता चला, धर्म निरपेक्षता के बारे में पता चला, अन्वेषण की भावना के बारे में पता चला। तो जब हम इन सब यूरोपीय साहित्य को पढ़ करके आगे बढ़े, फिर देश के बारे में सोचना शुरू किया, तो हमें ये पता चला कि कहीं न कहीं धार्मिक जो शिक्षा होती है वो एक अपना अलग ही महत्व होता है, लेकिन जीवन को उपयोगी बनाना है, देश को आगे लेकर के जाना है, तो बगैर साइंस के, बगैर टेक्निक के, बगैर अन्वेषण के, बगैर लोकतांत्रिक विचारधारा के, प्रजातांत्रिक विचारधारा के, धर्मनिरपेक्षता के बगैर हम आगे बढ़ पाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। तो मॉडर्न एजुकेशन ने हमें विज्ञान, तर्कवाद, अन्वेषण की भावना, लोकतांत्रिक विचारधारा, धर्मनिरपेक्षता से अवगत कराया। और जब ये विचारधारा हमारे अंदर आई तो हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन करने के लिए तैयार हो गए। तो हमने उन्हीं की भाषा को, उन्हीं को साहित्य को पढ़ करके और उनको जवाब देना शुरू कर दिया था। तो बहुत सारे ऐसे अंग्रेज थे जिनका मानना था कि हमारी शिक्षा जो थी, अर्थात अंग्रेजों की जो शिक्षा थी, वो भारतीयों ने उसको बाखूबी समझा और उसको समझ करके अंग्रेजों को समझाने का एक स्वस्थ प्रयास किया था, और जिसमें हम कुछ हद तक सफल भी हुए थे। अब अगला है, ये तो आधुनिक शिक्षा की बात हो गई। अब आगे आप कह सकते हैं पांचवा जो पॉइंट है आप बताएंगे मध्यम वर्गों का उदय। तो देखिए, मध्यम वर्गों का उदय अर्थात बंगाल में कुछ हमारे नवयुवक थे, या बंगाल के साथ साथ महाराष्ट्र, मद्रास में भी कुछ पढ़े लिखे नवयुवक थे, जिनको आप डॉक्टर कह सकते हैं, जिनको आप वकील भी कह सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग थे, डॉक्टर, वकील। उन लोगों ने यूरोपीय इतिहास का अध्ययन किया था, और यूरोपीय इतिहास को अध्ययन करके और भारत की जनता को भी जागरूक किया, भारत के ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास भी किया, चाहे ये अपनी संस्थाओं के माध्यम से जुड़े हों, चाहे वो अपने समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को कहीं न कहीं जोड़ने में सफल रहे हों। और मध्यम वर्गों में बहुत सारे लोगों का नाम ले सकते हैं, चाहे वो राजा राम मोहन राय हो गए, चाहे विवेकानंद हो गए, और चाहे दयानंद सरस्वती हो गए, और चाहे बाल गंगाधर तिलक हो गए, चाहे सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो गए, यहाँ तक आप कह सकते हैं दादा भाई नौरोजी हो गए, या बहुत सारे वकील थे, बहुत सारे डॉक्टर थे, बहुत सारे शिक्षक थे, साहित्यकार थे। तो ये सब मिडिल क्लास में आते थे। और ख़ास करके आपने पढ़ा होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे अधिक किस वर्गों की संख्या थी? तो आप बताएंगे इसमें मध्यम वर्गों की संख्या सबसे अधिक थी। तो भारत में जो साहित्यकार थे, जो डॉक्टर थे, वकील थे, वो ब्रिटेन में गए और ब्रिटेन को बहुत नज़दीक से देखा, उनकी शिक्षा को भी देखा, उनके समाज को भी देखा। तो जब देखा तो चाहे उनका समाज हो, चाहे उनकी अर्थव्यवस्था हो, चाहे उनकी भौगोलिक व्यवस्था हो, प्रशासनिक व्यवस्था हो, वो हमारे भारत से मीलों आगे थी।
तो ये जो हमारे डॉक्टर गए थे, साहित्यकार गए थे, वकील गए थे, तो वहाँ के कल्चर को बाखूबी समझा और उसकी हानियों को भी समझा, उसके लाभ को भी समझा और उसको भारत में आकर के उसी तरीके से सेट करने का प्रयास किया और भारत को कहीं न कहीं वो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से कुछ हद तक जोड़ने में सफल हुए। और वो पढ़े लिखे लोग थे और वो लोगों ने भारत की भी जनता को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, क्योंकि वो समझ रहे थे कि जब तक भारत शिक्षित नहीं होगा, जब तक भारत जागरूक नहीं होगा, तब तक भारत में आंदोलन चलाना, अंग्रेजों का मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। और पढ़े लिखे लोगों का मुकाबला करने के लिए या पैसे वालों का मुकाबला करने के लिए कम से कम हमें उनके हद तक आना होता है, उनके लेवल तक पहुंचना होता है। जब हम उनके लेवल तक पहुंचेंगे तभी हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ पाएंगे। और जब बहुत अंतर होगा तो हम मुकाबले में हमेशा शुरू से ही पीछे हो जाएंगे। मुकाबला करने के लिए उनके लेवल पर आना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उनके लेवल पर नहीं पहुंचोगे तब तक आंदोलन के बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो हमारा जो मिडिल क्लास था, डॉक्टर थे, वकील थे, साहित्यकार थे, बहुत सारे ICS थे, तो उन लोगों ने खुद समझा और फिर इस बात को लेकर के जनता के बीच में गए और जनता को जोड़ने का एक बड़ा प्रयास किया था। तो चाहे तिलक हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे फिरोज शाह मेहता हो, चाहे दादा भाई नौरोजी हो, चाहे मोहम्मद अली जिन्ना हो, चाहे इधर पहले के लोग हों, ये सभी लोग जो है मिडिल क्लास में ही आते थे। और इन सब लोगों ने यूरोपीय साहित्य को, यूरोपीय समाज को, यूरोपीय साइंस को, इन सब को समझ करके और भारत की जनता को आगे बढ़ाने का, आंदोलन के लिए तैयार करने का एक स्वस्थ पूर्वक कार्य किया था। और ये मीलों आगे पहुँचे भी थे और लोगों को पहुँचाया भी था। अब उसके बाद अगला है, अगला आप कह सकते हैं जो छठा है, छठे में आप कह सकते हैं राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना। राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना या इसको हम लोग कह सकते हैं भारत में समाचार पत्रों का उदय। जैसे भारत में समाचार पत्रों के माध्यम से भी लोगों को जोड़ने का एक प्रयास किया गया था। और आप जानते हैं कि उस समय तो नेट का कोई ज़माना नहीं था, कोई आधुनिकता नहीं थी, तो समाचार पत्र ही हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका था। और आज भी लोग गुड मॉर्निंग की शुरुआत जो है वो समाचार पत्रों के माध्यम से ही करते हैं। और समाचार पत्र में इतना दम होता है कि बैठे बिठाए करोड़ों जनमानस को आज भी लोगों को संबोधित करने में सफल रहती है। तो उस समय अंग्रेज़ों की क्या नीतियाँ थीं, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, उसको जनता तक पहुंचाने का काम समाचार पत्रों के माध्यम से किया जाता था। और उस अंग्रेज़ों के नीतियों के प्रति जनता की क्या प्रतिक्रिया है, उस प्रतिक्रिया को सरकार तक समाचार ही इसको पहुंचाते थे। अर्थात मीडिएटर की भूमिका में ये लोग रहते थे, इसीलिए इसको मीडिया भी कहा जाता है। तो जनता और सरकार के बीच में आदान और प्रदान का जो माध्यम हुआ करता था वो समाचार पत्र होता था। और समाचार पत्रों ने अंग्रेज़ों की विचारधारा की आलोचना की और उसके खिलाफ लोगों को तैयार किया। और यही वजह है कि जब समाचार पत्रों से लोग जुड़े तो अंग्रेज़ों की कमियों को भी समझा, अंग्रेज़ों की नीतियों को भी समझा, अंग्रेज़ों के शोषण को भी समझा। और जब लोग जागरूक होना शुरू हो गए, आंदोलन करना शुरू कर दिया, तो हमारे बहुत सारे ऐसे समाचार पत्र थे, वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम के तहत इसको रोकने का भी प्रयास किया गया था। और देखते देखते हमारे लाखों समाचार पत्र भारत में फैले हुए थे। तो कई सारे ऐसे समाचार पत्र थे जिन पर मतलब रोक लगा दिया गया था, अर्थात वो अत्याचार करते थे और उस अत्याचार को हम अपनी जनता के बीच में पहुंचा भी ना पाएं, उसका भी वो पूरा इंतजाम करते थे। तो जब समाचार पत्रों का रोकने का प्रयास किया गया, इससे भी लोगों में नाराज़गी बढ़ी और वो जान गए कि अंग्रेज हमारी आवाज़ को दबाना चाहते हैं। तो इनके अधिनियम के खिलाफ भी लोग इकट्ठा हुए और राष्ट्रीय आंदोलन को आगे लेकर के गए। तो आप ये कह सकते हैं कि भारत को पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण जोड़ने में एक बड़ी जो सफलता
हमारे भारत में पाई गई है वो समाचार पत्रों के माध्यम से। समाचार पत्र पुराने में जैसे कई समाचार पत्रों का नाम ले सकते हैं, जैसे इंडियन मिरर हो गया, इसने भी भारत के लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। संवाद कौमुदी हो गया, संवाद कौमुदी हो गया, द हिंदू हो गया, द हिंदू, द बंगाली हो गया, केसरी हो गया, बाल गंगाधर तिलक का समाचार पत्र है, मराठा हो गया, मराठा हो गया, और जैसे नील दर्पण हो गया। तो इन सब समाचार पत्रों ने भारत को जगाने के लिए, राष्ट्रीय आंदोलन करने के लिए लोगों को प्रेरित किया था, और खास करके जो देसी भाषा के समाचार पत्र होते थे वो लोगों को आगे ले जाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ते थे, और इसी वजह से उन लोगों ने देसी भाषा पर भी रोक लगाने का एक प्रयास किया था। तो कुल मिलाकर के जो समाचार पत्र होते थे, तो समाचार पत्र ने लोगों को जगाने के लिए एक सफल प्रयास किया था। अब जो अगला है, अगला जो कारण है वो आप बताएंगे। जैसे मैंने 7वां नंबर जो बताया था वो तात्कालिक कारण है। तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण, और तात्कालिक कारण में खास करके दो लोग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन लॉर्ड कर्जन और दूसरे जो हैं लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन की नीतियां ज़्यादा जिम्मेदार मानी जाती हैं, ज़्यादा जिम्मेदार मानी जाती हैं। लिटन को ही ले लीजिए, तो लिटन एक सबसे पहले इन्होंने 1878 में, आपने पढ़ा होगा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लेके आए थे। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इनके द्वारा लाया गया था, जिसको हम लोग देसी भाषा प्रेस अधिनियम भी कहते हैं। देसी भाषा प्रेस अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें स्पष्ट तौर पे कह दिया गया था कि अगर कोई भी भारतीय समाचार पत्र ब्रिटिश सरकार की आलोचना करती हैं तो उनके समाचार पत्रों को जब्त कर लिया जाएगा, अर्थात वो हमारा शोषण करते रहे और हमें अपने दुखड़ा को बताने का अधिकार नहीं, हम अपने संवेदना को प्रकट करने का या विरोध करने का किसी प्रकार का अधिकार नहीं है, अर्थात हमारी आवाज़ को कुचलने का एक ज़बरदस्त प्रयास इसके द्वारा किया गया था। तो लोगों में नाराज़गी बढ़ी और लोग समझ गए कि जब हम इनके शासन में बोल ही नहीं सकते हैं तो इसका मतलब है कि हमें आंदोलन करना पड़ेगा। अगर लोग नहीं बोलने देंगे तो हम बोलने का प्रयास तो करेंगे ही करेंगे, चाहे वो अंग्रेजों का शासन हो, चाहे वो किसी का भी शासन हो, वो तो करना ही करना पड़ेगा। और ये नीतियाँ कहीं न कहीं जिम्मेदार मानी जाती हैं। और इसी समय ये एक और नियम लेके आए थे, इंडियन आर्म्स एक्ट। इंडियन आर्म्स एक्ट, इंडियन आर्म्स एक्ट वो भी लिटन लेके आए थे। तो इंडियन आर्म्स एक्ट में क्या था कि इन्होंने चतुराई दिखाते हुए ये कह दिया था कि कोई भी भारत का व्यक्ति अपनी प्राणों की रक्षा के लिए लाइसेंस नहीं रख सकता है। अगर वो लाइसेंस लेगा तो वो हथियार भी रखेगा, तो हथियार रखने के लिए लाइसेंस देने से इन्होंने मना कर दिया था। अर्थात इनका ये मानना था कि यदि भारत के लोग अपने घरों में हथियार रखने का लाइसेंस ले लेंगे तो इन पर शासन करना अर्थात शोषण करना आसान नहीं रहेगा और लोग क्रांतिकारी विचारधारा से, राष्ट्रवादी विचारधारा से बहुत तेज़ी से जुड़ जाएंगे। अर्थात ये हमारे ऊपर तोप चला दें, सर्जिकल स्ट्राइक कर दें और हम अपनी प्राणों की रक्षा के लिए अपने घर में एक हथियार भी नहीं रख सकते। यही लिए आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा कि हमारे क्रांतिकारी जो होते थे पहले शस्त्रागार को लूटते थे और शस्त्रागार को लूटते समय ही हमारे क्रांतिकारी कहीं न कहीं वो मार दिए जाते थे।
अर्थात जब हथियार होगा ही नहीं तो भारत का क्या, दुनिया का कोई भी नौजवान हो वो मतलब क्रांतिकारी बनने में संकोच करेगा। जब हथियार होता है हाथ में तो साहस बढ़ता है, और निहत्था होकर के बलवान से बलवान व्यक्ति भी कहीं न कहीं अनकंफर्टेबल महसूस करता है। वो तो धन्य है हमारे क्रांतिकारी, चाहे भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल हो, चाहे राजगुरु हो, चाहे सुखदेव हो, कोई भी हो, तो इन लोगों ने बगैर हथियार के भारत माता को आज़ाद करने के लिए अपने आप को तैयार किया था। तो इनकी सोची समझी रणनीति रही है कि कोई भी भारत का व्यक्ति अपने घरों में हथियार नहीं रख सकता था, लाइसेंस ही नहीं देते थे, ताकि ये अत्याचार करें, और उस अत्याचार का जवाब देने के लिए कोई भी भारत का नवयुवक हथियार नहीं उठा सकता था। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने ना सिर्फ उठाया था बल्कि उसका प्रयोग भी किया था, और धड़ल्ले से गोलियां चलाई गई थी, और अंग्रेजों पर दबाव बनाने का एक अच्छा प्रयास किया गया था, माहौल भी बना था। और अगर ये लाइसेंस दे दिए होते तो मुझे पता है, मुझे पूरा यकीन है अपने नौजवानों पर कि वो अंग्रेजों पर दबाव और भी अच्छे तरीके से डाल सकते थे। तो ये तोप चला दें, हमारे ऊपर बमबारी कर दें, हम अपना जान बचाने के लिए, प्राणों की रक्षा के लिए हथियार नहीं ले सकते हैं। आपने पढ़ा होगा कि गांधी इरविन समझौता जब हुआ था तो गांधी जी ने भी कहा था कि भाई हमारे भारतीयों को अपने प्राणों की रक्षा के लिए लाइसेंस देना चाहिए, और उसके लिए गांधी इरविन समझौता में ये बात कही गई थी। जबकि गांधी जैसा घोर अहिंसक व्यक्ति अगर ऐसी बात कर रहा है तो उनका भी ये मानना था कि गांव में, घर में, समाज में अगर हथियार नहीं होगा तो अराजक तत्वों का उस पर कब्जा हो जाएगा। लोगों में जब भय नहीं होता है तो अनुशासित व्यक्ति भी गैर अनुशासन से जुड़ने का एक प्रयास जरूर करता है। तो इसके प्रति लोगों में नाराजगी हुई और लोग राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ बढ़ गए थे। और भी था, इसने आईसीएस में नीतियों में फेरबदल कर दिया, इंडियन सिविल सर्विस में, अर्थात आईसीएस की उम्र को घटाकर 18 वर्ष कर दिया। अर्थात इसका ये मानना था कि आईसीएस में जब उम्र को घटा देंगे तो भारतीय व्यक्ति अपने आप धीरे धीरे बाहर हो जाएगा, क्योंकि भारतीय लोग जो थे वो अधिक उम्र में पढ़ते थे और जो ब्रिटिश लोग थे वो कम उम्र में पढ़ते थे। तो ये जानबूझ करके भारत के लोग ना आने पाए, इसलिए आईसीएस की उम्र को इसने घटा भी दिया था। और परीक्षा उस समय लंदन देने जाना होता था, तो जानबूझ करके ऐसा इसने काम किया। तो लिटन की चाहे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट हो, और चाहे इनका इंडियन आर्म्स एक्ट हो, चाहे आईसीएस की उम्र को कम करने की बात हो, तो ये नीतियां राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म देने के लिए पर्याप्त थीं। और इनसे आगे जो निकल के गया था वो आप लोग जानते होंगे, लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन ने तो बंगाल विभाजन किया, और बंगाल विभाजन इसने जो किया था 16 अक्टूबर 1905 को। तो विभाजन के अंदर इसने विभाजन कर दिया था, अर्थात भारत को धर्म के आधार पर विभाजित करने का एक बड़ा प्रयास इसके द्वारा किया गया था। और उसकी ये रणनीति जो थी वो काफ़ी हद तक इसके लिए कारगर रही। डिवाइड एंड रूल के नक्शे कदम पर ये चला, इसको बड़ा फ़ायदा हुआ। तो जब भारत के लोग समझ गए कि तो धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर बांटना चाहता है, तो लोगों में नाराज़गी बढ़ी। और जब लोग नाराज़ हुए, इसके प्रति घृणा के प्रति प्रदर्शन किया, और फिर आगे गए, राष्ट्रीय आंदोलन को भी किया। तो उस समय की जो रणनीतियाँ थीं उसमें कर्जन और लॉर्ड लिटन की नीतियाँ काफ़ी हद तक ये मान्य मानी जाती हैं। तो ये इसके कारण हो गए। अब हम राष्ट्रीय आंदोलन के चरण पर भी चर्चा कर लेते हैं, तो आइए चरण पर चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के चरण, अर्थात राष्ट्रीय आंदोलन को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो राष्ट्रीय आंदोलन को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के चरण, देखिए राष्ट्रीय आंदोलन को 3 भागों में बांटा गया है, और वो 3 भाग कौन हैं। तो जैसे प्रथम चरण है
प्रथम चरण ये आप बताएंगे 1885 से 1905 है। और दूसरा चरण जो है, दूसरा चरण 1905 से 1919 है। उसके बाद फिर तीसरा चरण है, तीसरा चरण हम लोग देखेंगे तो तीसरा चरण तीसरा चरण 1919 से 1947 है। ये 3 चरण है। और पहला जो चरण है वह बताएंगे, इसको पहले चरण को उदारवादी युग कहा जाता है। उदारवादी युग है, ये उदारवादी युग हो गया। और दूसरे चरण में कांग्रेस थोड़ा मैच्योर हो चुकी थी, इसमें परिपक्वता आ चुकी थी, तो इसको आप ज़्यादातर उग्रवादी से ही जोड़ सकते हैं, ये उग्रवादी युग है। और तीसरा जो चरण है वो बेशक आप लोग कहेंगे ये गांधीवादी युग है, इसको आप गांधी युग से भी जोड़ सकते हैं। तो राष्ट्रीय आंदोलन की जो शुरुआत होती है वो आप बताएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से मानी जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहला चरण शुरू होता है। तो देखिए, अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय आंदोलन को कितने चरणों में आप बांट सकते हैं, तो इसके 3 चरण हैं। प्रथम चरण है 1885 से 1905 है। और दूसरा जो आपका चरण है 1905 से लेकर के 1919 है। और तीसरा चरण जो है 1919 से लेकर के 1947 तक है। तो पहले में उदारवादी युग है, दूसरे में उग्रवादी युग है, तीसरे में गांधी युग है। अर्थात पहले चरण की जो शुरुआत होती है वो कांग्रेस की स्थापना से होती है। लेकिन हमें यहाँ पर यह भी ध्यान देना होगा कि कांग्रेस से पहले भी कुछ ऐसी राजनीतिक संस्थाएं थीं जिन्होंने भारत में राजनीतिक आंदोलन के लिए एक माहौल बनाने का प्रयास किया था। तो ये कह देना कि मतलब कांग्रेस के पहले कोई राजनीतिक संस्था नहीं थी, तो ये भी न्याय नहीं होगा। तो हम लोग इस राष्ट्रीय आंदोलन के चरण को पढ़ने से पहले कांग्रेस से पहले जो छोटी छोटी संस्थाएं थी, क्षेत्रीय स्तर की ही सही, स्थानीय स्तर की ही सही, लेकिन उन संस्थाओं के बारे में भी हमें जानना जरूरी है। तो आइए हम लोग जो है कांग्रेस से पूर्व कुछ ऐसी राजनीतिक संस्थाएं थीं, क्षेत्रीय स्तर की ही सही, जो काम कर रही थीं, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। तो जो हेडिंग है वो हेडिंग जो हम लोग लिखेंगे, कांग्रेस से पूर्व, कांग्रेस से पूर्व कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाएं, अब कांग्रेस से पहले कौन कौन सी संस्था थी? तो देखिए, पहली जो संस्था है, पहली संस्था की बात हम लोग करेंगे। तो पहली संस्था है बंग भाषा प्रकाशन सभा, बंग भाषा प्रकाशन सभा। और बंग भाषा प्रकाशन सभा ये कब लाया गया था? 1836 में लाया गया था। दूसरा आप बताएंगे लैंड होल्डर्स सोसाइटी, इसको जो लाया गया था 1838 में। अब उसके बाद तीसरी जो संस्था है, तीसरी संस्था आप बताएंगे बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन,
एसोसिएशन ये 1843 है। बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन। अगला जो आपका है चौथा ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ये है 1851। उसके बाद फिर अगला जो है, अगला आप बताएंगे 5वां नंबर है इंडियन एसोसिएशन और अगला आप बताएंगे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में है और इंडियन एसोसिएशन आपका 1876 में है। उसके बाद फिर है पांचवा आप बताएंगे मद्रास महाजन सभा है। महाजन सभा 1884 है। और अगला है छठा पूना सार्वजनिक सभा ये आपका 1867 है। 1867 है। और इसके बाद है मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ये है 1885। और आठवां है इंडिया लीग ये 1877 के आसपास है। ये छोटी छोटी बड़ी संस्थाएं स्थापित की गई थी, कांग्रेस से पहले की संस्था है। अब इसमें जैसे अगर पूछा जाए कि पहले ऐसी कौन सी संस्था थी जिसने क्षेत्रीय स्तर पर ब्रिटिश सरकार की समीक्षा करने का प्रयास किया था या उसका पूरा मूल्यांकन किया था, तो आप बताएंगे पहली जो संस्था है वो बंग भाषा प्रकाशन सभा है। और बंग भाषा प्रकाशन सभा की स्थापना जो हुई थी वो बंगाल में हुई थी। और इसका जो काम था आप बताएंगे कि ये पहली ऐसी संस्था है जिसने ब्रिटिश सरकार की समीक्षा किया था, उसका मूल्यांकन किया था। और सरकार के कार्यों का मूल्यांकन, कार्यों की समीक्षा करने वाली जो पहली संस्था है वो बंग प्रकाशन सभा है। तो आप कह सकते हैं कि भारत में ये पहली ऐसी सभा है जिसने ब्रिटिश कार्यों के उनका पूरा समीक्षा किया, पूरा मूल्यांकन किया। और समीक्षा या मूल्यांकन करने वाली पहली संस्था बंग प्रकाशन सभा के नाम से जानी जाती है। और ये क्षेत्रीय स्तर की संस्था थी, सभा थी, जिसने उनके कार्यों का मूल्यांकन करने का एक साहस दिखाया था। तो ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। और जब इन लोगों ने समीक्षा किया होगा, मूल्यांकन किया होगा, तो ये पता चला होगा कि कहीं न कहीं जो है अंग्रेज शासन कम कर रहे हैं और शोषण ज़्यादा कर रहे हैं। अब देखिए दूसरा है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। तो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में द्वारिका नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। द्वारिका नाथ टैगोर के द्वारा किया गया। और इसके जो नेता थे
इसके नेता दो लोग थे, जैसे प्रसन्न कुमार ठाकुर हो गए, प्रसन्न कुमार ठाकुर, और दूसरे जो थे राधाकांत देव थे, राधाकांत देव थे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर पूछा जाए कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी, इसका एक और नाम है, लैंड होल्डर सोसाइटी का एक और नाम है जमींदारी एसोसिएशन। और जमींदारी एसोसिएशन कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो कोलकाता में स्थापित की गई थी। इसके संस्थापक जो थे द्वारकानाथ टैगोर थे। इसमें दो और लोकल नेता थे, प्रसन्न कुमार ठाकुर थे और राधाकांत देव थे। और ये भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था है, भारत की ये प्रथम राजनीतिक संस्था है, प्रथम राजनीतिक संस्था थी। इसने भारत न कहिए बल्कि कोलकाता के बंगाल के जमींदारों के आर्थिक हितों की लड़ाई लड़ने का प्रयास किया था। तो इससे जनता को तो खैर उतना ज़्यादा फायदा नहीं हुआ था, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि पहली ऐसी संस्था थी जिसने बंगाल के जमींदारों के हितों की लड़ाई लड़ी थी और एक कहीं न कहीं माहौल बनाने का प्रयास किया गया था उनके द्वारा। दूसरी जो संस्था थी, दूसरी संस्था हमने आपको बताया था, उसका नाम था बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन। और बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन की स्थापना 1843 में ही की गई थी और इसको भी द्वारिका नाथ टैगोर के द्वारा ही स्थापित किया गया था। और बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन को कोलकाता में ही स्थापित किया गया था, कोलकाता में ही इसे स्थापित किया गया था। और आप कह सकते हैं कि ये पहली ऐसी संस्था है जो भारत की वास्तविक स्थिति को जानने का प्रयास किया था, अर्थात उस समय भारत की क्या वास्तविक स्थिति रही है उस स्थिति को जानने में इसने अपनी रुचि दिखाई। और जब इन लोगों ने वास्तविक स्थिति को जानने का प्रयास किया तो उसमें बहुत सारी कमियां थीं और उस कमियों को उजागर इनके द्वारा किया गया था। और ये पहली ऐसी संस्था थी जिसमें अंग्रेज भी शामिल थे। तो ये प्रथम ऐसी संस्था है, कांग्रेस से पहले प्रथम ऐसी संस्था है जिसमें अंग्रेज भी शामिल थे, अंग्रेज भी शामिल थे। तो अगर पूछा जाए, और पूछा जाता भी है कि कांग्रेस से पहले कौन सी ऐसी राजनीतिक संस्था है जिसमें अंग्रेज भी शामिल थे, तो आप बताएंगे उसका नाम है बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन। इवन तो आप ये भी कह सकते हैं एक अंग्रेज था, उसका नाम था जॉर्ज थॉम्पसन। और ये अंग्रेज जॉर्ज थॉम्पसन जो था इसने अध्यक्षता भी की थी, इसके द्वारा अध्यक्षता भी किया गया था। तो क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि पहले ऐसी कौन सी संस्था थी जिसमें अंग्रेज शामिल भी थे और अंग्रेज ने अध्यक्षता भी की थी। तो कांग्रेस से पहले या भारत की पहली ऐसी राजनीतिक संस्था है जिसने अंग्रेजों को भी शामिल किया और जॉर्ज थॉम्पसन एक ऐसा व्यक्ति है जिसने इसकी अध्यक्षता भी की थी। तो क्वेश्चन आता है कौन सा ऐसा अंग्रेज था जिसने अध्यक्षता भी की थी, तो उसका नाम था जॉर्ज थॉम्पसन। तो ये बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन हो गया। अब उसके बाद अगला है, अगला आप बताएंगे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन तीसरी संस्था है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। अब देखिए ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन को मिला करके बनाया गया था, अर्थात इसको जैसे जमींदारी एसोसिएशन जो लैंड होल्डर सोसाइटी थी, तो जमींदारी एसोसिएशन और दूसरी जो थी वो आप बताएंगे बंगाल
ब्रिटिश एसोसिएशन, बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, इन दोनों को मिला करके किसको तैयार किया गया था? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन को। तो क्वेश्चन यहां पर बनता है कि जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बना था वो दो कौन सी ऐसी राजनीतिक संस्थाएं थी? तो जमींदारी एसोसिएशन, बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन। अब इसको बनाने में, बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन को बनाने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी? जिसमें 4 लोग थे। प्रमुख अग्रणी जो लोग थे, जैसे राजेंद्र लाल मित्र हो गए, दूसरे देवेंद्रनाथ टैगोर हो गए, तीसरे आप बताएंगे हरिश्चंद्र मुखर्जी हो गए, और चौथे आप बता सकते हैं कि उसमें हरिश्चंद्र मुखर्जी, राजेंद्र लाल मित्र, देवेंद्रनाथ टैगोर, और एक लोग इसमें और भी थे, राधाकांत देव, ये जमींदारी एसोसिएशन में भी थे। तो इन लोगों के प्रयासों से इन दोनों को मिला दिया गया और इन दोनों को मिला करके एक नई संस्था बना ली गई थी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। अब इसने किया क्या? ये भी कोलकाता की बात है, बंगाल की बात है। तो इस संस्था ने भारत में पहली बार राजनीतिक अधिकारों की मांग की थी। तो ये पहली ऐसी संस्था थी जिसने भारतीयों के लिए राजनीतिक अधिकारों की मांग की थी। और इसके साथ साथ जैसे ब्रिटिश सैन्य अधिकारी होते थे, ब्रिटिश सैन्य अधिकारी, और प्रशासनिक अधिकारियों के वेतन भत्ते में कटौती की भी बात की गई थी। वेतन भत्ते में कटौती की बात की गई थी। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी संस्था थी जिसने ब्रिटिश सैनिकों के और ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारियों के वेतन भत्ते की कटौती की बात की थी, जो कि गांधी जी भी करते रहे। तो इस संस्था का नाम था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, और इसने भारतीयों के लिए राजनीतिक अधिकारों की भी मांग की थी, ताकि भारत के लोगों को चुनाव में भाग लेने का या मतदान करने का भी मौका मिले। और जब तक किसी भी देश के नागरिकों को अगर चुनाव में भाग लेने का मौका नहीं मिलता है तो वह देश कभी भी शक्तिशाली या जागरूक नहीं बन सकता है। तो ऐसी मांग करने वाली जो संस्था थी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन थी। अब अगली जो संस्था थी उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण संस्था है आप बताएंगे इंडियन एसोसिएशन। देखिए नाम से ही आपको पता चल रहा है कि बड़ी संस्था रही होगी, क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी संस्थाओं की चर्चा की थी वो संस्थाएं कहीं न कहीं क्षेत्रीय स्तर की थी। जैसे एक बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन है जो कि बंगाल से जुड़ी हुई है, एक ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है, अर्थात ब्रिटिश वो पहले कह रही है और इंडियन बाद में कह रही है। और ये पहली ऐसी संस्था जिसने खुलेआम कह दिया कि इंडियन एसोसिएशन है, अर्थात इसकी जो विचारधारा है वो क्षेत्रीय स्तर तक नहीं है बल्कि राष्ट्रीय स्तर तक की विचारधारा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इसके जो संस्थापक हैं वो राष्ट्रीय स्तर के हैं। और इसकी स्थापना जो की गई थी 1876 में कोलकाता में की गई थी, कोलकाता में की गई। और किसके द्वारा की गई थी? तो आप बता सकते हैं कि आनंद मोहन बोस के सहयोग से सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा इस संस्था को स्थापित किया गया था। संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो गए और सहयोगी जो थे
वो सहयोगी जो थे आनंद मोहन बोस थे और कोलकाता में इसे स्थापित किया गया था। और देखिए इसकी विशेषता अगर पूछी जाए कि इसकी विशेषता क्या है तो आप बताएंगे कांग्रेस से पहले ये पहली ऐसी संस्था थी जिसे अखिल भारतीय स्तर का सम्मान प्राप्त था। और ये गारंटी है अगर कांग्रेस ना होती तो कांग्रेस के स्थान पर कौन सी संस्था होती, तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं वो इंडियन एसोसिएशन होती, क्योंकि इसकी जो मांगें थी वो क्षेत्रीय स्तर तक या जातीय या सांप्रदायिक स्तर तक ना होकर के बल्कि राष्ट्रीय स्तर तक थी। अर्थात ये पहली ऐसी संस्था है जिसे अखिल भारतीय स्तर का सम्मान प्राप्त था। अर्थात भारत में इसकी पूरी पहचान थी, लोग इसे जानते थे और जानते इसलिए थे क्योंकि जो बंगाल के बेताज बादशाह हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी जो थे वो राष्ट्रीय स्तर की विचारधारा लेकर के आए थे। तो जिस व्यक्ति की जैसी विचारधारा होती है उसके द्वारा स्थापित संस्था भी उसी प्रकार से होती है। अब इसने कई ऐसी मांगे की थी जो लोग जागरूक हुए थे। जैसे 1883 में आपने सुना होगा कि इल्बर्ट बिल लाया गया था। इल्बर्ट बिल और इल्बर्ट बिल कौन लेके आया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था। रिपन के द्वारा। तो रिपन का ये मानना था कि चाहे वो भारतीय अधिकारी हो चाहे ब्रिटिश अधिकारी हो, दोनों बराबर होने चाहिए, समानता दोनों में होनी चाहिए। क्योंकि पहले क्या था कि भारतीय न्यायाधीश अंग्रेज या यूरोपियन के मामले की सुनवाई नहीं कर सकता था, लेकिन इसमें अब ये कह दिया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा कि चाहे वो भारतीय न्यायाधीश हो चाहे वो अंग्रेज न्यायाधीश हो चाहे यूरोपियन न्यायाधीश हो, न्यायाधीश होता है और न्यायाधीश किसी की भी सुनवाई कर सकता था। तो इसमें मामला ये था कि रिपन ने कह दिया कि भारतीय न्यायाधीश भी अंग्रेजों के यूरोपियन के मामले की सुनवाई कर सकता है। मामला इतना बढ़ गया, अंग्रेजों का इतना दबाव पड़ गया कि रिपन बेचारे को इस बिल को वापस लेना पड़ गया और इसके पीछे इनकी कुर्सी भी चली गई थी। एक बड़ा उत्पात मचाया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो जब ये बिल वापस ले लिया गया तो भारत के लोगों को समझ में आ गया कि अभी भी चाहे हम न्यायाधीश बन जाएं, चाहे आईसीएस बन जाए, चाहे गवर्नर जनरल बन जाए, लेकिन हमारे माथे पर गुलाम पहले लिखा हुआ है, न्यायाधीश गवर्नर जनरल ये सब बाद में लिखा हुआ है। तो हमारे आईसीएस को, हमारे गवर्नर जनरल को, किसी को भी वो बराबर पर मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये समझ में आ गया, सुरेंद्रनाथ बनर्जी समझ गए और इन्होंने कहा कि अगर भारत का न्यायाधीश उनके मामले की सुनवाई नहीं कर सकता है तो फिर न्यायाधीश का मतलब क्या होता। तो इसी बात को, इल्बर्ट बिल को लेकर के सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने आंदोलन चलाया था, लोगों को जोड़ा था, बताया था कि अंग्रेज हैं और अंग्रेज हमको गुलाम से ज़्यादा कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं है। तो इल्बर्ट बिल को लेकर के आंदोलन चलाने वाली संस्था का नाम क्या था? इंडियन एसोसिएशन था। और आईसीएस की परीक्षा में तमाम समस्याएं थीं तो उसको लेकर के भी इन्होंने आंदोलन चलाया था। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सी पहली ऐसी राजनीतिक संस्था थी जो इल्बर्ट बिल को लेकर के और आईसीएस की परीक्षा को लेकर के, भारतीय नागरिक सेवा की परीक्षा को लेकर के सुधार की मांग की थी, जोरदार तरीके से उसकी मांग उठाई गई थी। तो बेशक इंडियन एसोसिएशन है। आईसीएस की परीक्षा में क्या होता था कि हमारे भारतीयों को सिर्फ और सिर्फ 33% ही लोग आईसीएस हो सकते हैं। देश हमारा है और आईसीएस सिर्फ 33% बन सकते हैं। और बड़ी बात क्या है कि परीक्षा लंदन में देने जाना होता था, एग्जामिनर अंग्रेज होता था, लैंग्वेज भी अंग्रेजों की होती थी। और अगर आज 2022 में देखा जाए परीक्षा लंदन में करा दी जाए तो 60-70% वैसे बाहर हो जाएंगे। और उस समय क्या हर व्यक्ति लंदन में जा करके परीक्षा करा सकता था? तो इसी सब चीज़ों को लेकर के, और उम्र भी ये लोग जानबूझ करके घटा देते थे। तो उम्र को बढ़ाने को लेकर के, परीक्षा भारत में कराने को लेकर, परीक्षा भारतीय भाषा में कराने को लेकर के इस संस्था ने आंदोलन किया था। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी खुद जो है आईसीएस रह चुके थे, तो उसके दुखों को, उसकी पूरी स्ट्रेटजी को ये जानने में सफल थे और इसीलिए इसको लेकर के इन्होंने आंदोलन किया था। और आंदोलन
76 में किया और पहली बार आईसीएस की परीक्षा भारत और लंदन में साथ साथ जो हुई थी वो 1922 में हुई थी। और पहली बार भारत में आईसीएस की परीक्षा कहाँ पर हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी, जो वर्तमान में आप लोग प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं। तो कुल मिलाकर के आप इतना जान लीजिएगा कि इंडियन एसोसिएशन पहली ऐसी संस्था है जिसे अखिल भारतीय स्तर का सम्मान प्राप्त था। और निश्चित तौर पे हम दावे के साथ कह सकते हैं, अगर कांग्रेस ना होती तो कांग्रेस के स्थान पर कौन सी संस्था आ जाती? इंडियन एसोसिएशन। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है और पूछा जाता है कि कांग्रेस से पहले सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था कौन सी थी जिसने कई आंदोलन किए थे? तो बेशक आप कहेंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित एक बड़ी गौरवपूर्ण संस्था जो थी वो इंडियन एसोसिएशन थी। अब अगला है, अगली जो संस्था थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्थापित की गई थी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्थापित की गई। तो ध्यान रखने वाली बात है, ये पहली ऐसी राजनीतिक संस्था है जो लंदन में स्थापित की गई थी। इसके पीछे दादाजी की मंशा थी कि जो भारत में अंग्रेज़ों की नीतियां हैं, जो अंग्रेज़ों के द्वारा क्रिएट की गई जो समस्याएं हैं, इस समस्याओं को, इस मामले को, इस नीतियों को ब्रिटिश जनता से अवगत कराया जाए, ब्रिटिश जनमत के पास ले जाया जाए। तो भारतीय मसले को ब्रिटिश जनपद तक पहुंचाने के लिए लंदन में ही दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। और इसी संस्था के माध्यम से दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत को भी प्रस्तुत किया था। तो वेल्थ के सिद्धांत को जो प्रस्तुत किया गया था, अर्थात हम लोग इसको धन के निष्कासन के सिद्धांत के रूप में जानते हैं। तो धन के निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने जो दिया था वो किस संस्था की देन है? तो आप बताएंगे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की देन है। तो इसमें जो आपको जानना है वो आप ये कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कहाँ पर स्थापित की गई? लंदन में। और इसके संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। और इसको इसलिए स्थापित किया गया था ताकि भारतीय समस्या को या भारतीय जो भी नीतियां हैं उसको ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश जनता के सामने अवगत कराया जाए। तो इसी को लेकर के दादा भाई नौरोजी ने इसे स्थापित किया था। अब अगली जो संस्था है आप कह सकते हैं मद्रास महाजन सभा है। मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा और मद्रास महाजन सभा जो स्थापित की गई थी 1884 में की गई थी। और इसके 3 संस्थापक थे, जैसे पहले जो थे ए बी राघव पेरियार, दूसरे जो थे पी आनंद चार्लू, और तीसरे जो थे जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। ये 3 लोग थे। तो दक्षिण भारत में स्थापित जो पहली संस्था थी उसका नाम था मद्रास महाजन सभा। उसमें 3 लोगों की बड़ी भूमिका थी। ए बी राघव पेरियार की थी, पी आनंद चारुलू की थी, जी सुब्रमण्यम अय्यर की थी। और इस संस्था ने क्या किया था? तो दक्षिण भारत में जो स्थानीय संस्थाएं थीं, जो स्थानीय मतलब प्रशासनिक संस्थाएं थीं, सामाजिक संस्थाएं थीं, तो उनके कार्यों का मूल्यांकन करने का प्रयास इनके द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि दक्षिण भारत की पहली ऐसी संस्था कौन सी थी जिसने दक्षिण भारत के
राजनीतिक संस्थाओं को स्थानीय स्तर पर उनके कार्यों को जानने का जो प्रयास हुआ था वो कौन सी संस्था थी? तो आप बताएंगे मद्रास महाजन सभा थी। अब अगली जो संस्था है, अगली संस्था आप बताएंगे पूना सार्वजनिक संस्था है। पूना सार्वजनिक संस्था है। इसके जो संस्थापक हैं वो महागोविंद रानाडे हैं। महागोविंद रानाडे। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। इनके मेधा शक्ति को देखते हुए इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा गया है। महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया है। और महाराष्ट्र में ये प्रार्थना समाज से भी जुड़े हुए थे। तो ये महाराष्ट्र में इस संस्था की स्थापना इन्होंने 1867 में किया था और इस संस्था के माध्यम से महाराष्ट्र की जनता का राजनीतिक चेतना को जगाया गया। तो राजनीतिक चेतना और सामाजिक चेतना को जगाने का जो ये प्रयास किया गया था महाराष्ट्र के जनमानस को, ये कौन सी संस्था थी? तो आप बताएंगे उसका नाम था पूना सार्वजनिक सभा। संस्था नहीं होगा, पूना सार्वजनिक सभा होगा। इसका नाम जो है वो आप बता सकते हैं कि उसका नाम है सभा। तो इसमें पूना सार्वजनिक सभा हो जाएगा। पूना सार्वजनिक सभा, इसके द्वारा महाराष्ट्र की जनता को जगाने का कार्य किया गया था। अब अगली जो संस्था है, अगली जो संस्था है वो मद्रास महाजन सभा है। मद्रास महाजन सभा हो गया मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ये 1885 में है। ये उस वर्ष की गई थी जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके 3 संस्थापक हैं, जैसे दादा भाई नौरोजी हैं। दूसरे केटी तेलंग हैं। केटी तेलंग। और तीसरे फिरोज शाह मेहता हैं। फिरोज शाह मेहता। इस संस्था की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि महाराष्ट्र की जनमानस को या मुंबई की जनमानस को शैक्षणिक रूप से जो विकसित किया गया है। जब व्यक्ति शिक्षित होता है, शिक्षा से जुड़ता है, तो उसका सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विकास होता है। तो कहने का मतलब है कि महाराष्ट्र की जनसंख्या को शिक्षित करने का, सामाजिक रूप से जोड़ने का या उसे उनमें राजनीतिक चेतना का जो विकास किया गया है, उसके लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो आप बताएंगे मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है। इसके 3 संस्थापक थे, दादा भाई नौरोजी, केटी तेलंग और फिरोज शाह मेहता हैं। और जो अगली संस्था है इंडिया लीग जो बनाई गई थी वो लगभग 1877 की बात है, बंगाल की बात है। और इसके जो संस्थापक थे वो संस्थापक का नाम था शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष। तो इस संस्था ने भी बंगाल की जनता को सामाजिक, राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से जगाने का प्रयास किया था। तो अभी जो आपको हमने पढ़ाया है ये कांग्रेस से पहले, कांग्रेस से पूर्व जो राजनीतिक संस्थाएं छोटी छोटी थी, भले ही वो क्षेत्रीय स्तर की थी, कुछ इसमें राष्ट्रीय स्तर की भी थी, जैसा कि इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के पहले जो थी, उसके बाद जो थी इंडियन एसोसिएशन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने इस पर काफ़ी हद तक प्रयास किया था। तो ये कह देना कि कांग्रेस अचानक ही
निकल करके आई थी। इससे पहले भारत में कोई राजनीतिक संस्था नहीं थी, तो ये गलत है, तर्कसंगत नहीं है। कांग्रेस से पहले हमारी तमाम ऐसी बंगाल में, मद्रास में, मुंबई में, तीनों प्रेसिडेंसियों में राजनीतिक संस्था के रूप में कार्य कर रही थी। भले ही वो क्षेत्रीय स्तर की ही विचारधारा को आगे लेकर के आ रही थी, लेकिन क्षेत्रीय स्तर से ही लोग राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचते हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने वाली जो पहली बड़ी संस्था थी वो इंडिया एसोसिएशन थी। बाकी और सब क्षेत्रीय एसोसिएशन से जुड़े हुए थे, लेकिन कहीं न कहीं भारत को इस संस्था ने जगाने का सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, राजनीतिक रूप से प्रयास किया था। जय हिंद।